चिल्ड्रन अबव 5 ईयर्स, इसमें लगता है DT यानी कि डिप्थीरिया एंड टिटनेस का वैक्सीन लगेगा एट द एज ऑफ 5 to 6 ईयर्स, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट डिप्थीरिया एंड टिटनेस। देन TT एट द एज ऑफ 10 ईयर्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट टिटनेस। अगेन TT एट द एज ऑफ 16 ईयर्स प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट टिटनेस। नाउ कम्स एंटीटॉक्सिन्स एंड सीरम। एंटीटॉक्सिन्स और सीरम्स दोनों ही वो तरीके हैं जिससे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाया जाता है, और जब इनको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही जो ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, इवन अगर माइक्रोब जो है आपकी बॉडी को इन्फेक्ट नहीं कर पाया, उससे पहले ही जो टॉक्सिन्स इनके अंदर होते हैं, इससे ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दिस इज द फंक्शन और दिस इज द यूज ऑफ एंटीटॉक्सिन्स एंड सीरम्स। Now we will see antivenom. What is antivenom? Antidote against snake venom is called antivenom. यानी कि ये वो प्रिपरेशन है जो कि स्नेक वेनम के अगेंस्ट में बनाए जाते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, एंटीवेनम के अंदर वेनम प्रोटीन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज होती हैं। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जो स्नेक का वेनम होता है उसको बहुत ही छोटे छोटे डोजेस में लेके और हॉर्स या रैबिट के ब्लड में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, और जब इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो कुछ समय के बाद में एनिमल इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज को डेवलप कर लेता है। किसके अगेंस्ट में? स्नेक वेनम के अगेंस्ट में, जो कि वेनम प्रोटीन है, इसके अगेंस्ट में बहुत सारी एंटीबॉडीज को डेवलप कर लेता है। उसके बाद में एनिमल्स के ब्लड को ले लिया जाता है, ठीक है, कुछ ब्लड इसमें से निकाल लिया जाता है इनकी बॉडी में से। उसके बाद उस ब्लड को क्लॉट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जब ब्लड के क्लॉटिंग होता है तो सीरम जो है वो बचता है, और ब्लड और सीरम अलग अलग हो जाते हैं। तो सीरम जो है बचता है आफ्टर क्लॉटिंग का, उस सीरम के अंदर ही एंटी वेनम होता है अगेंस्ट स्नेक वेनम, ठीक है। स्नेक वेनम के जो प्रोटीन होता है उसके अगेंस्ट में इसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती हैं, और फिर इसको स्टोर कर लिया जाता है, राइट। और जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जब भी किसी इंसान को स्नेक काटता है, तो ये एंटी वेनम को इसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो एंटी वेनम स्नेक के अगेंस्ट में इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ ही साथ में ये जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है वो ज्यादा समय की नहीं होती, या तो कुछ घंटों की या फिर कुछ महीनों की ही होती है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। तो एक बार अगर ये एंटीवेनम आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये सिर्फ फ्यू आवर्स टू फ्यू मंथ्स तक ही एक्टिवेट रहता है। उसके बाद अगर फिर से ऐसा कोई केस होता है, यानी कि स्नेक बाइट करता है, तो कुछ मंथ्स के बाद में अगर ऐसा फिर से होता है तो आपको अगेन से ये एंटीवेनम लेना पड़ेगा। तो ये इसकी प्रिपरेशन कहाँ होती है? मुंबई में हॉपकिंस इंस्टीट्यूट में, और कसौली के हिमाचल प्रदेश में जो कसौली है वहां पर इंस्टीट्यूट है जहां पर एंटीसीरा को प्रिपेयर किया जाता है। एंटीटॉक्सिन्स एंटीबॉडी होती हैं जो कि पर्टिकुलर टॉक्सिन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती हैं, और एंटीटॉक्सिन्स को ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बनाया जाता है, ये प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन इनको दूसरे एनिमल्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म में इसको इंजेक्ट किया जा सकता है। इसमें मैन को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये करता क्या है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। एंटीटॉक्सिन का यही मेन काम है। और नाउअडेज हम देख सकते हैं कि एंटीटॉक्सिन्स टेटनस, स्नेक वेनम और डिप्थीरिया के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं। सीरम को डिफाइन करेंगे। सीरम क्या होता है? सीरम एक क्लियर वाटरी और येलोइश पार्ट होता है ब्लड का, जो कि जब ब्लड को क्लॉट कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसको रिमूव किया जाता है। आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, देन ब्लड प्लेटलेट्स एंड द ब्लड प्रोटीन फिब्रिनोजेन, इनको अगर रिमूव कर दिया जाए तो बाकी जो बचेगा वो सीरम बचेगा, जो कि एक क्लियर वाटरी येलोइश पार्ट होता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं ब्लड सीरम। सीरम जिसको इनोकुलेट किया जाता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में, तो इसको किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है? इसको ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं कि टॉक्सिन्स का सेफ अमाउंट यानी कि बहुत लो डोजेस को एक एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। यूजुअली हॉर्स और रैबिट की हम बात करेंगे, जो हम अभी प्रीवियसली जस्ट पढ़ चुके हैं, उनके बॉडी में इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और जो एनिमल है वो इसके अगेंस्ट में एक एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप कर लेता है, और उसके जो ब्लड है उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो जो हॉर्स का ब्लड है या रैबिट का ब्लड है उसकी सूटेबल क्वांटिटी ऑफ ब्लड को ले लिया जाता है, और इस ब्लड के अंदर एंटीटॉक्सिन्स आ जाती हैं, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, ठीक है, और उस ब्लड को जब हम लेंगे तो उसके अंदर एंटीटॉक्सिन्स प्रेजेंट होंगी। अब इस ब्लड को लेने के बाद इसको क्लॉट कर लिया जाता है, फिर इसमें से क्लियर सीरम को अलग कर लिया जाता है, और इसी सीरम को इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में
इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये सिर्फ उस प्रॉब्लम को या उस इन्फेक्शन को सिर्फ ट्रीट ही नहीं करता, बल्कि उसके अगेंस्ट में, यानी कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फर्दर अटैक के अगेंस्ट में इसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो दिस इज हाउ सीरम इज प्रिपेयर्ड, राइट। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? ये माइल्ड केमिकल्स से बने हुए होते हैं। माइल्ड केमिकल्स मतलब टेंडर केमिकल्स, राइट, सॉफ्ट केमिकल्स से बने होते हैं। और इनका काम क्या है? ये किल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को। और ये केमिकल्स जिनको यूज करके एंटीसेप्टिक बनाया जाता है, इनकी जो कंसेंट्रेशन होती है वो बहुत ही लो होती है, ठीक है। बहुत ही माइल्ड कंसेंट्रेशन से यूज करके एंटीसेप्टिक्स को बनाया जाता है, ताकि ये ह्यूमन बॉडी और स्किन में किसी भी तरह का हार्म ना पहुंचा सके। एंटीसेप्टिक्स को यूजुअली यूज किया जाता है ताकि चोट और जो घाव होते हैं, ठीक है, इंजरीज और वुंड्स को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर हैं, उसमें है, वो किल हो सके और फर्दर इन्फेक्शन को रोका जा सके, ठीक है। तो इन्फेक्शन का जो पॉसिबिलिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए ही एंटीसेप्टिक से सबसे पहले हम चोट को या घाव को क्लीन करते हैं। सम कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक्स आर लाइजोल, आयोडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोइक एसिड, बोरिक एसिड, मर्क्यूरोक्रोम एक्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं आपके कुछ कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक्स के। और ये एंटीसेप्टिक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं अपने कमर्शियल नेम्स के साथ। तो कमर्शियल नेम्स में क्या है, नाम क्या आएंगे इनके? सेवलॉन, डेटॉल, लिस्टरीन, सोफ्रामाइसिन, ये इनके कमर्शियल नेम्स हैं, ठीक है। दे मे हैव वन और द अदर इंग्रेडिएंट्स इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन। तो इनमें क्या होता है कि या तो इंग्रेडिएंट्स एक ही पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल से मिलके बना होगा, या फिर एक या एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन के साथ में मिलाकर तब एंटीसेप्टिक को बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली ये बात है कि जब भी आप एग्जामिनेशन में लिखते हैं तो आप कभी भी इनका कमर्शियल नेम नहीं लिखते हैं, जो इनका साइंटिफिक नेम दिया जाता है वही लिखा जाता है, ठीक है। तो आप सेवलॉन, डेटॉल कभी नहीं लिखेंगे, आपको जो भी लिखना है, ठीक है, तो साइंटिफिक जो नेम होगा वही आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बेंजोइक एसिड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, मर्क्यूरोक्रोम है, यही नाम आप लिखेंगे। यहाँ जो आपको ये कमर्शियल नेम दिए हुए, ये कभी भी एग्जामिनेशन में आंसर के दौरान आपको नहीं लिखना है। डिसइंफेक्टेंट्स, व्हाट आर डिसइंफेक्टेंट्स? डिसइंफेक्टेंट्स और जर्मिसाइड्स, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जर्म्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। इनको अप्लाई किया जाता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और उन प्लेसेस पे जहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मल्टीप्लाई होने के या ग्रो करने के, वहां उन जगहों पर इन डिसइंफेक्टेंट्स को अप्लाई किया जाता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, इसलिए ह्यूमन की स्किन इनके टच में आना नहीं चाहिए, अदरवाइज ये हार्म कॉज कर सकती है। तो कुछ कॉमनली डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और ये बेसिकली कहाँ यूज किए जाते हैं? हॉस्पिटल्स, किचन्स और बाथरूम्स में इनको यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, फिनॉल, सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट, क्रोसॉल, 40% फॉर्मेलिन, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। और इसके साथ ही साथ में आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अल्ट्रा वायलेट लाइट का, जो कि एक बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट है पानी के लिए, वाटर के लिए, राइट। देन स्ट्रॉन्ग हीटिंग और बॉइलिंग, इससे भी जर्म्स डिस्ट्रॉय होते हैं, और इस प्रोसेस को या इसको हम बोलते हैं फिजिकल डिसइंफेक्टेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग और बॉइलिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। देन हियर वी विल सी, पहले हम नॉलेज टेक्स्ट देख लेते हैं। डिसइंफेक्शन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स, ठीक है। डिसइंफेक्शन का मतलब क्या हो गया कि ये पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है, उसको किल करता है, और बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स, ठीक है। केमिकल्स के आपको एग्जांपल मैंने अभी बताए थे, फिनॉल, सोडियम हाइपोक्लोराइड, और फिजिकल में हीटिंग और बॉइलिंग, ये दोनों प्रोसेस को इन्वॉल्व करके ही पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रक्शन होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन, राइट। इट इज प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीजेस, तो जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं उनके बचाव के लिए ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव प्रोसेस है। And here we can see differences between antiseptic और disinfectants. Antiseptics में जो chemicals होते हैं वो बहुत mild होते हैं, ठीक है। So they are mild germ killing chemicals, और disinfectant में जो chemicals हैं वो strong होते हैं, तो they are strong germ killing chemicals. Then do not cause any harm to the skin or body. एंटीसेप्टिक से कोई भी हार्म स्किन या बॉडी पार्ट पे नहीं होता है, जबकि डिसइंफेक्टेंट अगर कांटेक्ट में आ जाते हैं स्किन या बॉडी के तो हार्म कॉज कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक को स्किन के ऊपर के भाग में, यानी कि आउटसाइड द स्किन इसको लगाया जाता है जहां पे इंजरी है या जहां पे वुंड है।
और डिसइंफेक्टेंट को यूज किया जाता है हॉस्पिटल्स, किचन्स और बाथरूम्स में, राइट। एंटीबायोटिक्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, और ये एंटीबायोटिक्स किल करते हैं अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, यानी कि रोक देते हैं। एंटीबायोटिक टर्म को कॉइन किया था सैलमन वॉकमैन ने 1942 में, और एंटीबायोटिक को ऑब्टेन किया जाता है सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आप कहते हैं बैक्टीरिया, यीस्ट और वुंड्स, ठीक है। तो इनके लिविंग फॉर्म से इसको निकाला जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, और आज के समय में एंटीबायोटिक्स को बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ वी विल सी हाउ द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन वाज मेड। तो पेनिसिलिन सबसे पहले एंटीबायोटिक है जिसको डिस्कवर किया गया था, और इसको डिस्कवर किया था बाई चांस, यानी कि इसको पर्टिकुलरली इसी को डिस्कवर नहीं किया गया था, ये बाय चांस डिस्कवर हो गई थी। उसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिन ने 1929 में। तो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द साइंटिस्ट, ही इज अलेक्जेंडर फ्लेमिन, राइट, ये उनके पिक्चर है। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, ये काम कर रहे थे अपने हॉस्पिटल में, ठीक है, लंदन में इनका हॉस्पिटल है, वहां पे ये काम कर रहे थे, और वहां पे इन्होंने क्या किया था, ये बैक्टीरिया को अगार जली के ऊपर ग्रो कर रहे थे इन अ पेट्री डिश। सो दिस इज नोन एज पेट्री डिश। ये ग्लास की पूरी बनी हुई होती थी, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो आपको बेस में दिख रहा है, दिस इज द जेली अगार, ठीक है, अगार है जो कि जेली फॉर्म में है, राइट। तो इसके ऊपर ये कुछ बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे, और इन्होंने क्या देखा कि सम ऑफ हिज प्लेट बिकेम कंटेमिनेटेड बाय कॉलोनीज ऑफ ब्लू ग्रीन मोल्ड कॉल्ड पेनिसिलियम नोटाटम। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इनकी कुछ ऐसी प्लेट्स थी जिसमें कॉलोनीज थी, ठीक है, और वो कॉलोनीज कौन से कलर की थी, ब्लू ग्रीन मोल्ड की कॉलोनीज थी, जिनका नाम है पेनिसिलियम नोटाटम। फ्लेमिंग नोटिस दैट देयर वाज एन एरिया ऑफ क्लियर जेली अराउंड ईच मोल्ड कॉलोनी विद नो बैक्टीरिया ग्रोइंग। तो उन्होंने देखा कि जहां जहां पे ये मोल्ड ग्रो कर रहे थे वहां पे उसके आसपास जो था, आसपास का एरिया जो था जेली का बिल्कुल क्लियर था, मतलब वहां पे कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं दिख रही थी। तो पेनिसिलियम इट सीम्ड टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि जो पेनिसिलियम है वो क्या कर रही थी, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ वहां पर थी उसको पूरी तरह से रोक रही थी, इसीलिए उसके चारों तरफ जो था वो एक क्लियर जोन दिखाई दे रही थी, राइट। सो दिस इज हाउ इट वाज डिस्कवर्ड। उसके बाद उन्होंने क्या किया, Flemin found that a substance could be extracted from this mold which could check the growth of bacteria। तो उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया, उन्होंने इस चीज को सोचा कि अगर हम इस मोल्ड में से इस सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट कर ले, निकाल लें, तो हम उस बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक सकते हैं, राइट। सो इस जो एक्सट्रैक्ट इन्होंने निकाला था इसी को बोला गया पेनिसिलिन। तो फ्लेमिन ने इसको पेनिसिलिन नाम दिया। This penicillin proved to be a wonder drug against bacterial diseases। तो बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट में ये पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी थी वो एक वंडर ड्रग की तरह प्रूव्ड हो गई, और इसको फर्स्ट टाइम 1940 में यूज किया गया फॉर ट्रीटिंग द इन्फेक्शियस ह्यूमन डिजीजेस, राइट। देन पर्टिकुलरली इसका जो सब बेस्ट रिजल्ट था, जो बहुत अच्छा रिजल्ट इसने दिया, वो था फॉर ट्रीटिंग द गोनोरिया, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। उसके बाद बहुत सारे अदर एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी हुआ, जिसका एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, ओरोमाइसिन, एम्फिसिलिन, ये सारे जो हैं वो बाद में डिस्कवर किए गए। सो दीज आर बीन इफेक्टिवली यूज अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो इन सारे एंटीबायोटिक्स को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीके से यूज किया जाता है इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट में। देन वील सी सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, कौन कौन से सोर्सेज है। सम ऑफ द कॉमन एंटीबायोटिक यूज्ड बीन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग बैक्टीरियल डिजीजेस एंड द माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस देम आर एज आर शोन इन टेबल। सो यहाँ पे हम देखेंगे सोर्सेज। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स दिया हुआ है, और यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग द एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम जो कि एक फंगस है। देन स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसिस जो कि एक बैक्टीरियम है। एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रिस जो कि बैक्टीरियम है। नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी जो कि बैक्टीरियम है। ऑरियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफैसिकेंस बैक्टीरियम। टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस रामोसस बैक्टीरियम। सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरियम ओरियोमोनियम फंगस। एंड क्लोराम्फेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली बैक्टीरियम, ठीक है। सो दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द सोर्सेज जिनसे एक्सट्रैक्ट करके इन एंटीबायोटिक्स को
निकाला गया है। देन विल सी द डायग्राम हियर 16.6 में देखेंगे पेनिसिलियम नोटाटम, जिससे पेनिसिलिन को डिराइव किया गया था बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो ये वो फंजाई है जिसके थ्रू पेनिसिलिन को डिराइव किया था, और इसका डायग्राम आप कॉपी में बहुत अच्छे से कलर्ड फॉर्म में ये डायग्राम आप बनाएंगे, राइट। देन वी विल सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो ये अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे दे रखी है, ब्रॉड और नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो the antibiotics which act on a variety of pathogenic microbes are called broad spectrum antibiotics। तो जो एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं, राइट, या उसके ऊपर एक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। एग्जाम्पल में देखिए क्लोरोमाइसिटीन, ओरोमाइसिन, टेरामाइसिन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। वेरेस कुछ अदर एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि स्पेसिफिक पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म पर ही एक्ट करती हैं, उनको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इसमें एग्जांपल है पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि एग्जांपल है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के। यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स को कहाँ यूज किया जाता है? मेडिसिन अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो एंटीबायोटिक्स को बहुत सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में यूज किया जाता है। इनको फूड के प्रिजर्वेशन में भी यूज किया जाता है, स्पेशली मीट और फ्लैश को जब प्रिजर्व किया जाता है तो एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। देन ट्रीटिंग एनिमल फीड टू प्रिवेंट इंटरनल इन्फेक्शन। तो एनिमल की जो फीड, एनिमल को जो खाना दिया जाता है उसमें भी एंटीबायोटिक्स को मिक्स कर दिया जाता है ताकि इंटरनल इन्फेक्शन ना हो। देन एंटीसेप्टिक क्रीम्स में एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है। देन कंट्रोलिंग प्लांट पैथोजेंस, प्लांट पैथोजेंस जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं उनको, उन पैथोजेंस को, राइट, तो उनको भी इसके थ्रू एंटीबायोटिक्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है।